हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी डेस्टिनेशन में। साथियों, खुशी की बात है कि हरियाणा में जेबीटी की वैकेंसी आउट हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ी सी चिंता की बात है कि आपको प्रिपरेशन के लिए समय बहुत कम मिलेगा, क्योंकि सितंबर में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आपके हाथ में केवल 1 महीना है, तो बिना समय व्यर्थ किए आज से ही अब से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। उसमें आपका हिंदी भी एक सेक्शन है, तो हिंदी का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। तो ये सब टॉपिक्स जो हैं आपके हिंदी में आने वाले हैं। आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब बात करते हैं वर्ण विचार की। वर्ण विचार में भाषा, बोली, स्वर, व्यंजन, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ताकि प्रश्न किसी भी तरह से पूछा जाए आप उसका उत्तर दे सकें। अब सबसे पहले बात करते हैं भाषा की, कि भाषा क्या होती है। भाषा होती है विचारों का आदान प्रदान, मतलब अपनी बात समझा देना और दूसरे की बात समझ लेना। अब इसके रूप के बारे में प्रश्न आ जाता है कि भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के 3 रूप हैं। मौखिक, मौखिक मतलब जो बोलकर हम समझाते हैं। दूसरा है लिखित, लिखकर हम अपनी बात रखते हैं दूसरे के सामने। और तीसरा है सांकेतिक। तो ये 3 रूप भाषा के हैं, ठीक है। अब प्रश्न कई बार आ जाता है भाषा और बोली के बारे में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाषा क्या है और बोली क्या है। देखिए, भाषा क्या होती है? भाषा का एक व्याकरण होता है। व्याकरण का मतलब नियम। भाषा नियमों में बंधी होती है, जबकि बोली में नियम नहीं होते हैं। बोली में नियम नहीं होते हैं। तो बोलियां बहुत सारी होती हैं, लेकिन भाषाएं थोड़ी कम हैं। भारत में लगभग 455 बोलियां बोली जाती हैं, जबकि आधिकारिक तौर पर भाषाएं जो हैं वो केवल 22 हैं। तो ये भाषा और बोली का डिफरेंस है। बोली किसी एक क्षेत्र में जो बोली जाती है वो बोली होती है, और भाषा किसी एक क्षेत्र में बोली तो जाती है, लेकिन उसके नियम होते हैं। कोई भी बोली जो होती है वो धीरे धीरे विकास करके भाषा का रूप लेती है। जो हमारी हिंदी भाषा है वो भी पहले एक बोली थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वो एक भाषा बन गई है। अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। तो हिंदी जो है वो भारत की क्या है? राजभाषा है। देखिए, राजभाषा और राष्ट्रभाषा में डिफरेंस होता है, कई बार पूछा जाता है। तो भारत की राजभाषा क्या है? राजभाषा मतलब जो आधिकारिक रूप से जो कागज़ों में यूज होती है वो है हिंदी। तो हिंदी भारत की राजभाषा है। अच्छा, अब ये राजभाषा कब बनी, ये एक प्रश्न बनता है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया। अब देखिए, प्रश्न आ जाता है कि कब हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, इस तरह से, और भारत की राजभाषा क्या है, तो वो हिंदी है। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है। और इसी वजह से 14 सितंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए, हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। लिपि क्या होती है कि किसी भाषा में उस भाषा को किन चिन्हों के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी के साथ साथ कुछ और भाषाएं भी हैं जिनको देवनागरी में लिखा जाता है। तो उनसे भी एक प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी नहीं है। तो वो आपको याद रखने चाहिए। अब मैं बता देती हूँ आपको कि देवनागरी लिपि जो है हिंदी के अलावा किन किन भाषाओं में प्रयुक्त होती है। किसी भी परीक्षा में लिपि से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो हिंदी की भाषा की अगर लिपि पूछी जाएगी तो देवनागरी या नागरी लिपि भी उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो देवनागरी जो है केवल हिंदी की ही लिपि नहीं है। हिंदी के अलावा पूछा जा सकता है कि संस्कृत की लिपि क्या है और कौन सी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी है। तो ये सारी भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, मैथिली, कोंकणी, नेपाली, इनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी लिपि के बारे में भी एक प्रश्न और बन सकता है कि ये देवनागरी लिपि किससे बनी है? तो ये ब्राह्मी लिपि से बनी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो देवनागरी ब्राह्मी से बनी है और देवनागरी की ये भाषाएं हैं। अब आइए वर्ण पर बात करते हैं। मतलब कोई भी भाषा जो होती है वर्णों से बनी होती है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है,
ठीक है। तो हिंदी भाषा में दो क्या है वर्ण, स्वर और व्यंजन। अब इसकी संख्या को लेकर भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। तो स्वर पूछा जाए तो आपके पास अगर ऑप्शन 11 है तो 11 ही करेंगे, अगर 11 नहीं है 13 दिया है, कई बार अंग और अह को भी स्वर मान लिया जाता है तो वहाँ पर आप 13 करेंगे, ठीक है। और व्यंजन पूछे जाएंगे तो व्यंजन होते हैं 33, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्वर कौन कौन से हैं, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, इनको स्वर कहा जाता है। कई बार हम ये चीज़ें जान रहे होते हैं लेकिन हम गलत कर देते हैं। अब देखिए मूल स्वर पूछा जा सकता है कि इन स्वरों में से मूल स्वर कौन से हैं, तो मूल स्वर 4 हैं, ठीक है। मूल स्वर 4 हैं, कौन कौन से हैं, अ ई उ री, केवल ये मूल स्वर हैं, बाकी मूल स्वर नहीं है। अब देखिए इनके जो बोलने का जो प्रयत्न है उसके आधार पर, जो बोलने में जितना समय लगता है उस आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हरिस्व स्वर, हरिस्व मतलब जिसको बहुत जल्दी बोला जा सके। कौन कौन से हैं वो, अ ई उ री, जिनको हम मूल स्वर भी कहते हैं उनको हरिस्व स्वर भी कहा जाता है, मतलब ये बहुत जल्दी बोले जाएंगे। अब दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनको बोलने में हरिस्व स्वर के कंपैरिजन में डबल टाइम लगता है, यानी इनका दुगुना जो होगा वो क्या होगा, दीर्घ होगा। अ का दुगुना आ ई उ ए ऐ, इनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब तीसरा है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत लंबा जाता है। हिंदी में ऐसा कोई स्वर नहीं है। ओम जो संस्कृत का स्वर है वो प्लुत स्वर है। तो हिंदी में मेन होते हैं ह्रस्व और दीर्घ स्वर, फिर भी प्लुत से प्रश्न आ जाए तो ओम एक जो है वो प्लुत स्वर है, ठीक है। अब व्यंजन पे आते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 हमने बात की थी। अब व्यंजन कौन कौन से हैं, व्यंजनों की भी 3 कैटेगरी बना दी गई हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो कई बार क्या होता है कि इसमें से कोई एक व्यंजन दे दिया, पूछा जाएगा कि इसमें से ऊष्म व्यंजन पहचानिए, इसमें से अंतस्थ व्यंजन पहचानिए, इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है, इसमें जो हवा गले से निकल के मुंह के किसी न किसी भाग को टच करती है तो वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, वो है 25। अब कौन कौन से हैं ये याद रखने का बहुत इजी सा तरीका है। जो 5 वर्ग हैं, हमारे 5 वर्ग हैं, क च ट त प। क में आता है क ख ग घ ङ, च में च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ये सारे क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। इसमें से कोई भी व्यंजन उठा के आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, तो अगर इन 5 में से है तो वो स्पर्श व्यंजन होगा, ठीक है। अब दूसरा है अंतस्थ। अंतस्थ मतलब जिसमें जो हवा है मुंह से बाहर नहीं निकलती, अंदर ही अंदर रहती है। जैसे आप बोल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, य र ल वो। तो ये सारे, ये चारों जो हैं अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म मतलब गर्मी, जब हम बोलते हैं तो मुंह से गर्मी निकलती, गर्म हवा निकलती है। तो वो कौन कौन से हैं, श, श, स और ह, ये चारों जो हैं ऊष्म व्यंजन हैं। तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, ये जो 5 वर्ग हैं इनका उच्चारण स्थान भी पूछ लिया जाता है कि इसमें से कंठ व्यंजन कौन सा है, तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य कौन सा है, दंतव्य कौन सा है। तो इनको भी आपको याद रखना है। जो पहला वर्ग है क वर्ग, उसका उच्चारण जो स्थान होता है वो कंठ होता है। क से क याद रखिए, और च से तालु, ठीक है। च का जो है च छ ज झ ञ, ये सारे इसमें जीभ क्या है, तालु को टच करती है। ट में मूर्धा को टच करती है। मूर्धा मतलब तालु और जो ऊपर का जो भाग होता है, तालु से ऊपर का और गड्ढे के बीच का, उसको टच करती है। त में दांतों पे हमारी जीभ टच होती है, त थ द ध न। और प में होठ इसका उच्चारण स्थान है। तो ये भी, इसमें से भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा जा सकता है, तो इनको अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि मैम ने अंग और अह की तो बात ही नहीं की, वो भी तो स्वर हैं, ठीक है। अब इनके बारे में हम बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं अंग और अह, जिसको हमने पहले छोड़ दिया था। अब इनको स्वरों में कई बार गिना जाता है, लेकिन इनको और बोला क्या जाता है, अयोगवाह। अगर पूछ लिया जाए कि अयोगवाह कौन से स्वर को कहा जाता है तो आपको अंग और अह बताना है, ठीक है। इनको अयोगवाह कहा जाता है। अब कुछ आगत ध्वनियाँ भी हैं। आगत ध्वनियाँ मतलब जो दूसरी भाषाओं से हिंदी में आ गई है, उनको आगत ध्वनियाँ बोला जाता है। जैसे हम बहुत सारे इंग्लिश के जो शब्द हैं वो हिंदी में यूज़ करते हैं, जैसे डॉक्टर,
तो ये जो है ओ की आवाज़, आ और ओ की मिक्स आवाज़ होती है, इसको आगत ध्वनि बोला जाता है। तो इसको लिखा कैसे जाता है? ऐसे, ठीक है। और इसके अलावा नुक्ता वाले शब्द जो उर्दू से हिंदी में आ गए हैं, जैसे ज, फ, इनको आगत ध्वनियाँ बोला जाता है। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। जो हमने मूल व्यंजनों की बात की, उसके बाद संयुक्त व्यंजन भी हैं। कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। देखिए क्ष जो है संयुक्त बोला जाता है क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलके बना होता है। कौन कौन से? क, धन, शो। तो ये क्ष हो गया। और त्र किस किस से मिलके बना होता है? इसके आवाज़ से हमें पता चल रहा है, त और र से। और ये जो ज्ञ है, हिंदी में इसको ज्ञ कहा जाता है, संस्कृत में इसका उच्चारण जो है वो ज्ञ है। तो हिंदी के हिसाब से ग और ये है, और संस्कृत के हिसाब से इसका जो मूल व्यंजन जो है वो ज और ये हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऑप्शन में पहले ये मिलता है तो आप ये टिक करेंगे, अगर ये नहीं है और ये लिखा है तब आप इसको टिक करेंगे, पहला आप इसी को सेलेक्ट करेंगे। अब तीसरी जो चौथा जो है संयुक्त व्यंजन वो क्या है? श्र, जिसका हम श्री में करते हैं प्रयोग। तो ये किस किस से मिलके बना होता है? श और र से। इनको भी याद करके रखिएगा कि ये किस किस से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इनको बोला जाता है संयुक्त व्यंजन क्योंकि दो व्यंजन जुड़े होते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त वर्ण की, यानी संयुक्त वर्ण में क्या है? संयुक्त वर्ण भी दो वर्ण मिलकर बने होते हैं एक शब्द में। जैसे एक शब्द है क्यारी, यहाँ पे एक आधा है, ठीक है, और उसके बाद एक पूरा व्यंजन है। तो जब आधा और पूरा एक शब्द में आ जाते हैं तो उनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आधा और पूरा आता है। जैसे मच्छर, मच्छर में आधा च है और छ है। तो इस तरह से एक आधा वर्ण व्यंजन और उसके बाद पूरा व्यंजन आए तो उनको क्या कहा जाएगा? उनको संयुक्त वर्ण कहा जाएगा, ठीक है। अब संयुक्त वर्ण में भी कई बार क्या होता है, ये जो आधा है वही बाद में पूरा होता है। जैसे बच्चा, पक्का, बिल्ली, ठीक है। अगर यहाँ पे आधा और पूरा अलग अलग हैं तो उनको संयुक्त वर्ण कहा जाएगा, और आधा और पूरा एक जैसे हैं, समान हैं, तो उनको द्वित्व व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। बच्चा, पक्का, बिल्ली, इसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन की, ठीक है। अब उत्क्षिप्त जो व्यंजन हैं ये कौन कौन से हैं? ड़ और ढ, ठीक है। ड़ और ढ। जो हम क ख ग ड़ बोलते हैं वो ड़ नहीं होता है, वो गलत होता है। क ख ग घ, सॉरी क ख ग घ ng होता है वो, ठीक है। उसको हम ड़ बोल दिया जाता है, जो गलत है। ड़ और ढ इनको क्या बोला जाता है? उत्क्षिप्त व्यंजन, क्योंकि इसमें हमारी जीभ जो है वो जोर से लगती है। अब इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि इन दोनों व्यंजनों से कोई भी शब्द शुरू नहीं होता है। ये हमेशा शब्द के दूसरे तीसरे शब्द में कहीं पर भी आपको मिलेंगे, पहले स्थान को छोड़ करके, ठीक है। जैसे कड़क। अब आप कई बार सोचते हो कि पढ़ाई जो है, इसमें पढ़ाई है, ये पढ़ाई नहीं है। और जो ढक्कन है इसमें ये नहीं है, ये आपका ये अलग व्यंजन है, ये एक स्पर्श व्यंजन आ जाता है, ठीक है। तो आपको दूसरे स्थान पर तीसरे स्थान पर कहीं पर मिलेंगे तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन होंगे। अब है अनुस्वार। अनुस्वार किसको बोला जाता है? जिसमें नाक से जो आवाज़ निकलती है। अनु का मतलब होता है बाद में, स्वर मतलब स्वर, स्वर के बाद में जिसको जो नासिक के व्यंजन होगा उसको अनुस्वार बोला जाता है। जैसे यहाँ पे गंगा, गंगा में अ के बाद न की आवाज़ आ रही है जो अन में आती थी, ठीक है। इनको अनुस्वार बोला जाता है। अनुस्वार में भी आते हैं, ये गिने जाते हैं, और अयोगवाह में भी गिने जाएंगे, ठीक है। अब अनुस्वार का प्रयोग करने का नियम क्या है कि जो अनुस्वार के जो बिंदी है, जो बिंदु है, वो कहाँ आएगा? जिसके बाद उसकी आवाज़ हम निकाल रहे हैं। जैसे गंगा, ग के बाद न की आवाज़ आ रही, नासिक की ध्वनि आ रही है, तो ये ग की जो खड़ी पाई है उसके ऊपर हम इसको लिखेंगे, ठीक है। पंछी, प के बाद आ रही है तो प के ऊपर इसको हम लिखेंगे। अंत, अ के बाद हम
आ रही है तो अ के ऊपर इसको हम लिखेंगे। अब एक और नियम क्या है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका अगर हम बिंदु अनुस्वार हटाकर लिखेंगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं। तो हम उस समय क्या करेंगे, जो स्पर्श व्यंजन में जो 5 हमारे अनुस्वार लास्ट के जो 5 हैं उनको प्रयोग करते हैं। पहला शब्द देख लेते हैं, देखिए गंगा है। अब गंगा का अनुस्वार हटा के लिखेंगे तो फिर आपको क्या देखना है कि अनुस्वार के बाद कौन सा व्यंजन आता है। इसके बाद ग आ रहा है तो ग कौन से वर्ग का है, क का है, क ख ग घ ङ। तो आप यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, जो ङ है उसका प्रयोग करेंगे और वो आधा होगा, तो ये शब्द लिखा जाएगा ऐसे गंगा। पंछी को और बता देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए छ कौन से वर्ग में आता है, च में आता है, च छ ज झ ञ। तो इसका अनुनासिक व्यंजन क्या हो गया, ये हो गया। तो हम इसको आधा लिखेंगे और उसके बाद छी लिखेंगे, इसको हम पंछी पढ़ेंगे। अंत में त थ द ध न, तो अ के बाद आधा न आएगा और त आएगा। तो ये भी एक नियम ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका अनुस्वार जो आता है वो किस हिसाब से आता है। अनुनासिक में क्या होता है, आवाज़ जो है नाक और मुंह दोनों से निकलती है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं कि प्रश्न पता नहीं किस दिशा से पूछ लिया जाए, कैसे घुमा के पूछ लिया जाए। आपको हर तरीके से तैयार रहना है, एक भी नंबर हमें नहीं खोना है। अब इसमें क्या होता है, आवाज़ कहाँ से आती है, मुंह और नाक दोनों से आवाज़ आती है, जैसे हंस, कुंवर, चांदी। तो ये याद रखिएगा, अनुनासिक, अनुस्वार, ये सारी जो टर्म्स हैं आपको आनी चाहिए, इसमें से कुछ भी छूटना नहीं है, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। व्यंजन, भाषा, बोली और लिपि के बारे में पढ़ा। वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए ताकि आपका प्रश्न गलत नहीं हो। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हिंदी भाषा सीखते रहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। जय हिंद, जय भारत।